नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन का खास शो साप्ताहिक। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि मदरसा शब्द अब विलुप्त होना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि मदरसा शब्द अब विलुप्त होना चाहिए और स्कूलों के सभी के लिए सामान्य शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। उन्होंने असम के सभी मदरसों को भंग करने और उन्हें सामान्य स्कूलों में बदलने के अपने सरकारी फैसले को सही बताया था। यह भी कहा कि हाई कोर्ट ने सरकार के फैसले को उचित ठहराया है। सीएम ने कहा कि जब तक मदरसा शब्द रहेगा तब तक बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनने के बारे में नहीं सोच पाएंगे। अगर आप बच्चों से कहेंगे कि मदरसे में पढ़ने से वे डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनेंगे तो वे खुद मदरसे में जाने से मना कर देंगे। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस में गांधी परिवार के अलावा कुछ नहीं है। भाजपा में हम देश को पहले रखते हैं, लेकिन अगर आप जानकार गांधी परिवार से कहते हैं कि भारत आपसे बड़ा है तो आप कांग्रेस में अपना पद खो देंगे। ये मदरसा शब्द ही विलुप्त हो जाना चाहिए। जब तक ये मदरसा दिमाग में घूमते रहेगा तब तक बच्चा को भी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है। अगर बच्चा को आप स्कूल में जाने का समय आप पूछ लेता है कि बेटा तुम मदरसा जा रहा है, तुम जुनाब बनेगा, इस रास्ते से तुम डॉक्टर नहीं बनेगा, तो कोई बच्चा मदरसा नहीं जाएगा। मदरसा में तो दाखिल किया जाता है वायलेटिंग ह्यूमन राइट्स, किसलिए वो रास्ता बंद हो जाता है। तो आप जरूर कुरान पढ़ाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा पढ़ाइए साइंस, मैथ्स, बायोलॉजी, बोटानी, जियोलॉजी। तो इसीलिए मदरसा सब विलुप्त हो जाना चाहिए, नॉर्मल एजुकेशन होना चाहिए। और घर में आप खूब आपका धर्म पुथी पढ़ाइए, पूरा 2 to 3 घंटा धर्म पुथी पढ़ाइए, लेकिन स्कूल में ऐसा ही शिक्षा दीजिए जो शिक्षा से आपका बेटा डॉक्टर और इंजीनियर बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है जी। और भाई साहब और एक बात है, मैं आपको बताता हूं, कोई जो आप बोल रहे हैं मुसलमान लोग कुरान कंठस्थ कर रहा है तो इसलिए उनमें बहुत ज्यादा मेरिट होता है। ये सारा मुसलमान भाई हिंदू था। कोई एज ए मुसलमान ये धरती में नहीं आया, भारत का धरती में सब हिंदू ही था। तो आई विल गिव क्रेडिट, अगर कोई मुसलमान बच्चा बहुत ज्यादा मेरिटेरियस है, आई विल ऑल्सो गिव ए पार्ट ऑफ क्रेडिट टू हिज हिंदू पास्ट। बिहार में होगी जातीय जनगणना। जातीय जनगणना के मुद्दे पर बिहार में जेडीयू और बीजेपी की राह अलग अलग नजर आ रही है और अटकलें लग रही है कि जातीय जनगणना का मुद्दा बीजेपी जेडीयू की दोस्ती को अदावत में बदल सकता है। 27 मई को यानी कल सीएम नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू के विधायकों की 27 मई तक पटना से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी थी। इससे पहले आरजेडी नीतीश के सुर में सुर मिला रही थी और जातीय जनगणना पर सर्वदलीय बैठक को तेजस्वी की जीत बता रही थी। दूसरी तरफ बीजेपी की नीति पूरे मुद्दे पर वेट एंड वॉच की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा था कि हम लोग शुरू से ही जातीय जनगणना कराना चाहते हैं। बिहार विधानसभा ने इसको लेकर 2 बार प्रस्ताव भी पारित किया था। नीतीश ने कहा कि इसी बार सभी पार्टियों की बैठक करके और निर्णय लेकर कैबिनेट के माध्यम से इसको मंजूरी दी जाएगी और इस पर काम भी शुरू किया जाएगा। यही इसका सही तरीका है। सवाल है कास्ट सेंसस को लेकर नेता विरोधी दल से आपकी मुलाकात हुई, क्या लगता है कब तक ये और पार्टी तो बता ही दिया गया, हम लोग बात करेंगे उसके लिए। सब बात तो कही दिया कि एक बार ऑल पार्टी मीटिंग कर लेंगे, इसको जो करना है राज्य में अपना, तो उसके लिए सब पार्टी की मीटिंग एक रोज बुलाएंगे और सब लोग बैठ करके सब अपना अपना सुझाव देंगे, तब उसको अंतिम तैयार करके कैबिनेट का अप्रूवल दे करके उसको शुरू कराएंगे। तो जो मिले थे तो उनको भी बता ही दिया था कि बीच में कई प्रकार की स्थिति थी, कोई बीच में चुनाव हो गया, क्या हो गया, तो मौका नहीं मिला। लेकिन अब हम लोग जल्दी आपस में बातचीत करके एक दिन सबकी सहमति से एक दिन का डेट तय करेंगे और तय करके, वो ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, हाल ही में करेंगे। और जब तय करके एक एक बात को, और हम लोग अपने यहाँ जो कुछ भी इसके लिए जो किया जा सकेगा, कास्ट सेंसस जब किया जाएगा तो उसके लिए जो पूरी तैयारी लोगों को लगाना पड़ेगा, हर जगह अधिकारियों को, और ठीक ढंग से इसकी गणना हो, गिनती हो, ये देखने के लिए
तो उसके लिए भी हम अंदरूनी तौर पर जो कुछ भी हो सकता है देख रहे हैं, लेकिन सब लोग आएंगे तो अपना सुझाव देंगे ना, तो सुझाव देंगे तो सब सुझाव को देख करके सरकार एक अंतिम उसके लिए नियम बना करके उस काम को आगे करे। आंध्र प्रदेश में जिले के नाम बदलने को लेकर हिंसा, मंत्रियों के घर भी जलाए। आंध्र प्रदेश के कोनसीमा जिले के नाम बदलने के विरोध में मंगलवार को अमलापुरम में हिंसक प्रदर्शन हुआ। उग्र भीड़ ने राज्य के परिवहन मंत्री पी विश्वरूपा और मुड्डीवरम के विधायक पी सतीश के घर को आग के हवाले कर दिया था। पुलिस पर पथराव किया गया, वाहनों को आग लगा दी गई। रिपोर्टों के अनुसार उग्र भीड़ जिले का नाम BR अम्बेडकर कोनसीमा करने के विरोध कर रही थी। राज्य की सत्ताधारी पार्टी YSR कांग्रेस ने इन हिंसा के लिए असामाजिक तत्वों को जिम्मेदार ठहराया। वहीं विपक्षी दलों ने जगन मोहन रेड्डी सरकार पर स्थिति को नियंत्रण न करने के नाकाम रहने के आरोप लगाया है। राज्यों के प्रमुख विपक्षी दलों तेलुगु देशम पार्टी, भाजपा, जनसेना और कांग्रेस ने अमलापुरम में स्थिति को काबू करने में नाकाम रही सरकार पर निशाना साधा। तेलुगु देशम के प्रमुख N चंद्रबाबू नायडू ने एक बयान में कहा कि कोनसीमा में आगजनी दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसे शांति के लिए जाना चाहिए। गृह मंत्री ने एक नाजुक मुद्दे पर निराधार आरोप लगाए। यह पूरी तरह से सरकार और पुलिस की विफलता है। कांग्रेस के सिब्बल ने थामा अखिलेश का हाथ। दिग्गज नेता रहे कपिल सिब्बल ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है। कांग्रेस के G23 के प्रमुख बागी रहे सिब्बल ने बड़ी खामोशी के साथ कांग्रेस छोड़ दी है। सिब्बल ने कांग्रेस छोड़ने का आज खुद ऐलान किया। सिब्बल ने तो गांधी परिवार को कांग्रेस से हटने और नए नेतृत्व का मार्ग प्रशस्त करने की मांग भी कर दी थी। उनके इस बयान के बाद अशोक गहलोत ने निशाना साधा था। अब सिब्बल ने कांग्रेस से अलग हो रखी राह चुन ली है। हालांकि उन्होंने कहा कि 31 साल का कांग्रेस का साथ छोड़ना इतना आसान नहीं था। वह फिलहाल समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा जा रहे हैं। दिगर बात यह है कि उन्होंने औपचारिक तौर पर एसपी की सदस्यता नहीं ली है। गौरतलब है कि एसपी नेता आजम खान ने हाल ही के दिनों में सिब्बल की जमकर तारीफ की थी। तभी से ये कयास लगने लगे थे कि पार्टी उन्हें राज्यसभा का टिकट दे सकती है। कपिल सिब्बल ने बीते परसों लखनऊ में राज्यसभा उम्मीदवार का पर्चा भरने के बाद कहा था कि उन्होंने 16 मई को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा था कि बतौर निर्दलीय वह समाजवादी पार्टी से मदद एक बार फिर यूपी से राज्यसभा जा रहे हैं। और मैं आभारी हूँ अखिलेश जी का कि उन्होंने मेरा समर्थन दिया है। As an independent, I'll be going to the Rajya Sabha after scrutiny and everything is in order. I am deeply grateful to Akhilesh ji. I also wish to convey my gratitude to Azam Khan for the support that he has given me, not just now but over several years. I am happy that I will be a member of the Rajya Sabha once the nomination form is cleared and the scrutiny is done as an independent member. I have always wanted to be an independent voice in this country, and I'm glad that Akhilesh ji understands why that is so. I think that we are all constrained by the fact that we are members of political parties and we have to therefore abide by the discipline of those parties. But I think it is important to be an independent voice. और मैं समझता हूँ कि जब एक निर्दलीय की आवाज़ उठेगी तो वो लोगों को फिर ऐसा लगेगा कि किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। लेकिन देखिए हम विपक्ष में रह के हम एक गठबंधन बनाना चाहते हैं, सभी का गठबंधन, ताकि हम मोदी सरकार का विरोध करें। हम चाहते हैं कि 2024 में एक ऐसा माहौल बने हिंदुस्तान में कि मोदी सरकार की जो खामियां हैं वो जनता तक पहुंचाई जाएं और हम इसका प्रयास करेंगे। मैं खुद इसमें अपना इसका प्रयास करूंगा। मैंने दे दिया है 16 मई को मैंने कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दे दिया है। 16 मई को मैंने त्याग पत्र दे दिया।
तो क्या क्या रिश्तों क्या का क्या तनाव है? आजम खान और अखिलेश जी की अब तक मुलाकात नहीं अरे हुई है। भैया आप देखिए, मैं यहाँ आया हूँ, ये सवाल अब हमसे काहे को पूछ रहे हैं? समर्थन सभी ने मुझको दिया है, सारे उत्तर प्रदेश में जो यहाँ दल है उसमें समर्थन मुझे मिला है। उत्तर प्रदेश की कितनी आवाज हम कह सकते हैं राज्यसभा में आवाज? देखिए, आपको मालूम है कि मेरी राज्यसभा में आवाज उठती थी, तभी भी मैं उत्तर प्रदेश का प्रत्याशी था, पिछली बार भी उत्तर प्रदेश का प्रत्याशी था, आपको मालूम है। तभी हम अपनी आवाज उठाते थे और अभी अगले 6 सालों में भी उठाएंगे। सर, आप सीनियर कांग्रेस लीडर में शामिल होंगे सर आप? सीरियस कांग्रेस लीडर में अब नहीं रहा हूँ। सभा में शामिल होंगे? यासीन मलिक को टेरर फंडिंग के मामले में 2 मामलों में बुधवार को उम्र कैद की सजा सुनाई। प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चीफ यासीन मलिक को टेरर फंडिंग के 2 मामलों में बुधवार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मलिक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। उसे तिहाड़ जेल के बैरक 7 में रखा गया है। सजा का ऐलान होते ही दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर जमा लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए मिठाइयां बांटी थी। तिहाड़ प्रशासन के मुखिया ने यासीन मलिक की सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। यासीन मलिक फिलहाल जेल नंबर 7 में एक वार्ड में अकेला रह रहा है। उस पर सीसीटीवी से पैनी नजर रखी जाएगी। उसे जेल या वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा या नहीं, फिलहाल इस पर फैसला नहीं लिया गया है। बीते बुधवार शाम यासीन मलिक को हवालात से कोर्ट रूम लाया गया। जज को पहुंचने में देर होने पर उसे बैठने के लिए कुर्सी दी गई थी। कुछ देर बाद जज आए और फैसला सुना दिया। बता दें कि यासीन मलिक को कुल 9 धाराओं के तहत सजा सुनाई गई थी। अब से आईएएस अधिकारी संभालेंगे दिल्ली एमसीडी की कमान। दिल्ली के 3 नगर निगमों का अब औपचारिक रूप से विलय हो गया है। केंद्र सरकार की ओर से एकीकृत दिल्ली नगर निगम के लिए नियुक्त 2 वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अश्विन कुमार और ज्ञानेश भारती ने रविवार को सिविक सेंटर पहुंचकर चार्ज संभाल लिया था। अश्विन कुमार एमसीडी के विशेष अधिकारी हैं और ज्ञानेश भारती को कमिश्नर बनाए गए हैं। नवनियुक्त एमसीडी कमिश्नर ज्ञानेश भारती ने विशेष अधिकारी अश्विन कुमार का गुलदस्ता देकर स्वागत करते हुए निगम के अधिकारियों से उनका परिचय कराया। भारती ने विशेष अधिकारी को नगर निगम की कार्य प्रणाली के बारे में भी जानकारी दी। भारती ने उन्हें नगर निगमों की विभिन्न योजनाओं के साथ साथ चुनौतियों से भी अवगत कराया। इस मौके पर निगम के विभिन्न विभागों के आला अधिकारी भी वहां मौजूद रहे और उन्होंने भी विशेष अधिकारी व आयुक्त को बधाई दी। दिल्ली नगर निगम चुनाव होने के बाद निगम के सदस्यों की पहली बैठक होने तक निगम के अधिकारी ही संभालेंगे सारा कामकाज। इस दौरान दिल्ली नगर निगम की ओर से नागरिकों को दी जाने वाली सारी सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहेगी। नौकरशाही की तरफ से केवल नीतिगत फैसले ही लिए जाएंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव पाटीदारों को मनाने पहुंचे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर है। राजकोट से अटकोट में उन्हें मातुश्री केडीपी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का शुभारंभ किया है, जिसके बाद पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित किया। पीएम नरेंद्र मोदी का ये दौरा सौराष्ट्र की राजनीति के लिए खास माना जा रहा है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहां बड़ा झटका लगा था। पाटीदार आरक्षण आंदोलन की वजह से बीजेपी को 100 का आंकड़ा छूना भी भारी पड़ गया था। चुनाव में बीजेपी के खिलाफ सबसे ज्यादा असर सौराष्ट्र में ही देखने को मिला था। इसको देखते हुए पीएम मोदी ने अटकोट गांव में 40 करोड़ की लागत से बने 200 बेड वाले मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की सौगात दी थी। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी का एक जनसभा को में पाटीदारों को भी संबोधित करने वाले हैं। पाटीदार नेता परेश गुजरेल का कहना है कि प्रधानमंत्री की इस रैली में 3 लाख से भी ज्यादा पाटीदार हिस्सा लेंगे। फिलहाल साप्ताहिक में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन।